नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार कुरुक्षेत्र में। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे जो हमारा हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कैनाल पटवारी का जो एग्जाम है उसके जो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमारे संविधान का भाग 9 और भाग 9A को पढ़ा था जो पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित था। आज हम बात करेंगे पंचायती राज की बिल्कुल बेसिक से कि भाई क्या नाम है, वैदिक काल में कैसे पंचायती राज का चलन हुआ था और उसके बाद ये चीजें कैसे आगे बढ़ी थी और आगे चलते चलते मुगलों के टाइम में कैसे पंचायती राज विलुप्त हो गया था और उसके बाद अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने कैसे इसका विकास किया था। तो तमाम चीजें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं कि भाई भारतीय पंचायती राज। ठीक है जी, भारतीय जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज से आप क्या समझते हो? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा भाई पंचायती राज इसका अर्थ क्या है। तो ये जो भारतीय पंचायती राज है इससे हम क्या कहेंगे, ये ग्रामीण स्थानीय प्रशासन रहेगा। क्या रहेगा भाई, ये इसको कहा जाता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली, समझ गए? ये इसका क्या हो जाएगा, भारतीय पंचायती राज का अर्थ हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली। उसके बाद क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि भाई ग्रामीण, इसमें हम क्या कहेंगे स्थानीय लोगों के द्वारा। ठीक है, इसमें हम कह देंगे भाई जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा, ठीक है, स्थानीय लोगों के द्वारा। उसके बाद क्या आ जाएगा, निर्वाचित निकाय, स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित निकाय द्वारा क्या करना, निर्वाचित निकाय द्वारा जो स्थानीय मामले हैं उनका प्रबंधन करना। स्थानीय मामलों का क्या हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा। समझ गए? तो ये इसका क्या है, अर्थ है। समझ गए? तो ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली है उसका अर्थ हो जाएगा स्थानीय लोगों के द्वारा या निर्वाचित निकायों के द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, हमारा स्थानीय स्वशासन प्रणाली कहलाता है। और इस प्रणाली की अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के रूप में ये 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन इस पंचायती राज के हम भारत में उद्भव और विकास की बात करें, भारत में इसका उद्भव और भारत में उद्भव की बात करें तो हम कहेंगे इसका उद्भव कहां से है। तो इसका उद्भव वैदिक काल से माना जाता है। और वैदिक काल में जो हमें मिला है वो क्या मिला है, पंचायतन के नाम से इसका उल्लेख मिला है। समझ गए? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि बताओ वैदिक काल में जो पंचायती राज है उसका उल्लेख किस शब्द से मिला है। तो हम कहेंगे भारत में जो पंचायती राज है इसका जो उल्लेख मिला है वैदिक काल में तो ये पंचायतन नाम से रहेगा। ठीक है जी, पंचायतन शब्द का क्या मिला है, उल्लेख मिला है। उसके बाद ध्यान रखना, ये जो पंचायतन शब्द है इसका क्या अर्थ रहेगा। पंचायतन शब्द का अर्थ, तो इसका रहेगा भाई एक मुखिया। समझ गए? एक क्या होगा, मुखिया। और इस मुखिया सहित 5 लोगों का समूह, 5 लोगों का समूह ही क्या कहलाता था, पंचायतन कहलाता था। समझ गए? तो ये तो हो गई भाई हमारे वैदिक काल की बात है कि वैदिक काल में जो भारतीय पंचायती राज है उसका जो उल्लेख मिला है वो हमें पंचायतन के नाम से मिला है। और पंचायतन जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक अध्यक्ष सहित 5 जो लोगों का समूह है वही क्या कहलाता था, ये कहलाता था आपका पंचायतन। लेकिन धीरे धीरे ये जो अध्यक्ष की भूमिका है, ये जो अध्यक्ष शब्द है, अध्यक्ष की जो भूमिका रही थी ये भूमिका धीरे धीरे क्या होती चली गई, ये भूमिका धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त होती चली गई। ठीक है जी, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है कौन सी भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका। और जैसे ही हम किस में आएंगे, ऋग्वैदिक काल में। समझ गए? कहां पे आएंगे, ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में जो पंचायत है वो पंचायत का प्रशासन 3 भागों में डिवाइड था। और वो जो 3 भाग थे वो कौन कौन से थे, तो सभा था, ठीक है, एक क्या होता था, समिति होता था, और जो तीसरा भाग रहेगा वो रहेगा पदप। ठीक है जी, तीसरा जो भाग रहेगा विदत्त, वो जो तीसरा भाग है उसका क्या नाम रहेगा, विदत्त रहेगा। ठीक है,
तो जो ऋग्वेदिक काल हो गया उसमें हमारा जो ये प्रशासन है ये कितने भागों में डिवाइड था, तो ये जो स्थानीय स्वशासन है ये इकाइयों में डिवाइड था और 3 इसकी इकाई हो जाएंगी, कौन कौन सी, सभा, समिति और विदत्त। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि भाई ये जो 3 इकाई है ना, ये जो 3 इकाई है इनके जो सदस्य होते थे, समझ गए, और जो राजा होता था, ये जो राजा है ये जब भी निर्णय लेता था, ठीक है, जब भी निर्णय लेता था, और वो निर्णय कैसे, स्थानीय लोगों से जुड़े हुए, स्थानीय प्रशासन से संबंधित कोई भी जब ये निर्णय लेता था तो किसकी परमिशन लेता था, इनके सदस्यों की, इनके मेंबर से ये परमिशन लेके ही कोई निर्णय लेता था। ठीक है, तो ये तो बात होगी ऋग्वेदिक काल की। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई भारतीय पंचायती राज, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली, और ये क्या हो जाएगा, स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित निकायों से जो स्थानीय संबंधित जो मामले हैं उनका प्रबंधन करना। भारत में इसका उद्भव वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल में इसको पंचायतन के नाम से उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है एक मुखिया सहित 5 लोगों का समूह। उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये जो मुखिया था, ये जो अध्यक्ष की भूमिका थी, धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, और ऋग्वेदिक काल में ये जो चीज है ये 3 भागों में बट गई। 3 भागों यानी कि 3 इकाइयों में डिवाइड हो गया पंचायत, जिसमें क्या हो गया, सभा कहा जाता था, एक को क्या कहा जाएगा, समिति कहा जाता था, और एक विदत होता था। और जब भी जो राज्य होता था, जो भी राजा होता था, वो अगर कोई निर्णय लेता है स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ, तो वो किसकी परमिशन लेता था, तो इनकी परमिशन से ही क्या करता था भाई, वो निर्णय लेता था। ठीक है, आगे बात करें तो आगे आता हमारा रामायण युग। ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा रामायण के बारे में, और ये जो रामायण युग है इसमें भी क्या मिलता है, पंचायत का उल्लेख मिलता है। किसके नाम से, एक तो पुर के नाम से मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, जनपद। तो आप बस इतना सा ध्यान रख लेना कि रामायण जो ग्रंथ है उसमें भी पंचायत का उल्लेख मिला है, किस किस के नाम से, पुर के नाम से और जनपद। ठीक है, पुर और क्या हो जाएगा, जनपद। और ये जो जनपद है, इस जनपद को यानी कि जो ग्राम है उस ग्राम को क्या कहा जाता था, जनपद। पुर का मतलब क्या हो जाएगा कि नगर को क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था। इतनी बात ध्यान रख लेंगे कि रामायण काल में जो हमारे गांव थे उस गांव को क्या कहा जाता था, गांव को जनपद, जबकि नगर को क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भाई जो पंचायत यानी कि एक जाति पंचायत होती थी, रामायण जो काल था ना, इस काल में क्या होती थी, एक जाति पंचायत होती थी। और इस जाति पंचायत के जो भी सदस्य होंगे वो, या इसके जो भी अध्यक्ष होंगे, जो भी इसके मुखिया होंगे, वो मुखिया क्या होंगे, जो राजा होगा उस राजा की जो मंत्री परिषद है उसके सदस्य होते थे। ठीक है जी, राज्य की मंत्री परिषद के क्या होते थे, ये सदस्य होते थे। समझ गए, ये बात आ गई रामायण काल की। अब बात आती है महाभारत काल की। ठीक है, हमारा एक ग्रंथ है महाभारत, और महाभारत में इतना ध्यान रखना कि भाई जो महाभारत काल था उसमें 18 पर्व हुए, और उन 18 पर्व में से एक पर्व था जिसका नाम था शांति पर्व। ठीक है, और इस शांति पर्व में ही क्या किया गया है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, पंचायती का उल्लेख किया गया है, और बताया गया है किसके बारे में, कि भाई एक तो मुखिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, मुखिया, इसके अलावा 10, उसके बाद 20, उसके बाद 100 और उसके बाद 1000, यानी कि क्या है, ये 10 गांव हो गए, उसके बाद 20 गांव, 100 गांव और 1000 गांव, इनके क्या होते थे, मुखिया वगैरह होते थे। एक गांव का जो भी मुखिया होगा उसको तो मुखिया कहा जाएगा, और 10 गांवों का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाएगा प्रधान। ठीक है जी, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रामिक, गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ठीक है जी, यानी कि एक गांव का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा, ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद 10 गांवों का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, तो दसप कहलाएगा। 10 गांवों का मुखिया क्या कहलाएगा भाई, दसप। 20 गांवों का मुखिया क्या कहलाएगा, विंसप। ठीक है जी, 20 गांवों का क्या कहलाएगा, विंशय कहलाएगा। और उसके बाद 100 गांवों का मुखिया क्या कहलाएगा, सत कहलाएगा। ठीक है जी, ये कहलाएगा सतग्राम अध्यक्ष, सतग्राम अध्यक्ष कहलाएगा। और 1000 का क्या कहलाएगा, शतपथ ग्रामीण। ठीक है जी,
पति ग्रामीण, सतपति ग्रामीण। समझ गए। तो महाभारत में केवल इतना सा याद रखना आपको कि भाई महाभारत में एक शांति पर्व था, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, और जो गांवों का मुखिया है उसको ग्रामिक कहा जाता था, जबकि 10 गांवों के मुखिया को दसप, और 20 गांवों के मुखिया को विंशय, और 100 गांवों के मुखिया को सतग्राम, और 1000 गांवों के मुखिया को क्या कहा जाता था, सतपति ग्रामीण। ठीक है, तो ये तो बात हो गई महाभारत काल की। उसके बाद आपको पता है कि एक हमारे आचार्य चाणक्य हुए हैं, कौटिल्य हुए हैं, किसमें, मौर्य काल में। ठीक है जी, मौर्य काल में थे। ठीक है, मौर्य काल में। और ये जो आचार्य चाणक्य हुए हैं, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, इस कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम रहेगा अर्थशास्त्र, जो राजनीति के ऊपर आधारित थी। इस क्या नाम है, चाणक्य की जो चाणक्य कौटिल्य हुए हैं, इसकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसमें भी क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है, किसका, पंचायतों का उल्लेख मिलता है। और इसमें भी आप ये वाली बात ध्यान रख लेंगे कि आपसे ये पूछ सकता है कि भाई जो अर्थशास्त्र थी इसमें क्या उल्लेख मिला, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो हमारा पुर है, ठीक है, पुर है, ये कहा जाता था किसको, नगर को, जो कि महाभारत में भी क्या कहा जाता था, नगर को पुर कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमें आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र से जानकारी मिली है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रणाली है पूरी की पूरी, ये प्रणाली भाई हमारे गुप्त काल तक चलती रही। ठीक है, गुप्त काल तक ये पंचायतों की प्रणाली चलती रही। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अभी तक हमें क्या नहीं मिला था, इसमें जो हमारी स्त्रियां थी या महिलाएं थी, इन महिलाओं की भागीदारी की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। यानी कि महिलाओं की अभी तक कोई भी भागीदारी नहीं थी। कहां तक, गुप्त काल तक ये शासन व्यवस्था ऐसे ही चलती रही। उसके बाद गुप्त काल के बाद बात कर लेते हैं मध्यकाल की, कि भाई जैसे ही मध्यकाल आया तो आप सभी को पता है कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे, मुस्लिम थे, उन्होंने भारत पे आक्रमण करने शुरू कर दिए, और जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी भारत में स्थापना हो चुकी थी। और जब मुस्लिम साम्राज्य ने भारत में जब अपना साम्राज्य चलाया था, तो जो भारत का साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांट दिया, और ये जो प्रांतें थी इसको विलायत के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, क्या याद रह जाएगा ना कि भाई जो हमारे मुस्लिम आए थे उनके दौरान जो उनका प्रशासन था उसको किस में बांट दिया था, प्रांतों में, और इस प्रांतों को क्या कहा जाता था, विलायत कहा जाता था। लेकिन इस प्रांतों के 3 मुख्य अधिकारी होते थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, क्या रहेंगे, 3 मुख्य अधिकारी। और वो जो 3 मुख्य अधिकारी हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये बताना आपको। 3 जो मुख्य अधिकारी हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो 3 मुख्य अधिकारी में सबसे पहले तो प्रशासन का मुखिया पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये बात हो रही है भाई मध्यकाल की। ठीक है, और मध्यकालीन में भारत में कैसे जाना जाएगा, इसमें भाई सबसे पहले बात होगी किसके बारे में, तो ये जो मुखिया रहेगा किसका, प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था। ठीक है, तो भाई साहब ये कहलाता था मुकदम। ठीक है, याद रह जाएगा कि जो प्रशासन के लिए होता था मुखिया उसको क्या कहा जाता था, मुकदम। जबकि जो राजस्व से संबंधित होते थे, राजस्व संग्रह करने वाले होते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो राजस्व वाले आप सभी को पता होंगे कि जी वो क्या हो जाएंगे, आपके पटवारी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पंचों की सहायता से जो मामले निपटाता था, ठीक है, पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए, कि भाई जो पंच वगैरह होते हैं इन पंचों की सहायता लेके, ठीक है, और विवादों का कोई निपटारा करता था तो उनको क्या कहा जाता था, निपटारा करने वाले को कहा जाता था भाई चौधरी। ठीक है, क्या कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है मध्यकालीन भारत में, कि भाई मध्यकालीन भारत में जो प्रशासन है वो प्रांतों में विभाजित हुआ, प्रांतों को विलायत कहा जाता था, और इसके 3 मुख्य अधिकारी होते थे। सबसे पहला प्रशासन का मुखिया जो क्या कहलाता था, हमारा मुकदम कहलाता था। राजस्व के लिए कौन आएगा, पटवारी, और पंचों की सहायता से विवादों को निपटारा करने वाले को क्या कहा जाता था, तो उसको भाई चौधरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भाई प्राचीन काल में आपने देखा कि महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी। इसी प्रकार नोट कर लेंगे हम कि मध्यकाल में भी क्या नहीं थी, महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। महिलाओं की
कोई भागीदारी नहीं थी किसमें, इस मामले में, ठीक है जी, कोई भागीदारी नहीं थी, समझ गए। उसके बाद बात आती है कि भाई मध्यकालीन भारत में जैसे ही मुगल आए तो मुगलों के समय में ये जो पंचायत प्रणाली थोड़ी बहुत चली आ रही थी ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो पंचायत थी, जो ये ग्रामीण स्वशासन था, ये कहीं ना कहीं कमजोर हो गया किसके टाइम में, मुगलों के टाइम में, ठीक है। और उसके बाद जैसे अंग्रेज आए तो ये चीज एकदम से भारत से खत्म सी हो गई थी, लेकिन इसको पुनर्जीवित और इसको दोबारा से बल मिलता है 1870 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई मध्यकालीन के बाद मुगलों में धीरे धीरे कमजोर पड़ी, ब्रिटिश के टाइम में समाप्त होने के कगार पे चली गई, लेकिन एक तिथि आती 1870 ईस्वी, और 1870 के समय पे एक वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड मेयो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है इस लॉर्ड मेयो के टाइम में ही क्या हुई थी, हमारी पहली अनियमित जनगणना भारत की, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, लॉर्ड मेयो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसमें पंचायतों को क्या मिलता है, बल मिलता है, पंचायतों की शक्ति और जो इसकी उत्तरदायित्व है इसको क्या मिलता है, बल मिलता है, इसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं 1882 में, वो क्या कर देते हैं कि भाई जो चीजें इसके द्वारा पेश की गई थी उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी, उन चीजों को बल तो मिला, ठीक है, लेकिन एक ढांचा तैयार नहीं कर पाए थे। एक संवैधानिक ढांचा जो तैयार किया जाता है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा एक इसको लोकतांत्रिक संवैधानिक, ठीक है जी, लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा प्रदान करवाया जाता है, ठीक है जी, ढांचा प्रदान किया जाता है। और इसीलिए आपको पता है हम लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और इसी के द्वारा ग्राम बोर्ड की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से चीजें हमारी आगे बढ़ रही थी। और उसके आते आते 1919 में एक अधिनियम आया था, आपको पता ही है, और जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके द्वारा भाई साहब क्या किया जाता है इसमें कि भाई जो ये आपका ग्रामीण स्वशासन था इसको एक विशेष शक्ति दी जाती है, यानी कि जो केंद्र के पास जो पावर थी उसको हटा के प्रांतों को पावर दी जाती है, किसके लिए, स्थानीयों के लिए, ठीक है। तो स्थानीय सरकार के जितने भी विषय हैं स्थानीय सरकार के, यानी कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो रहेगा, इसमें क्या था, इसमें यह था भाई जो हमारे स्थानीय प्रशासन के जो विषय थे, स्थानीय प्रशासन के जो विषय थे, इन विषयों को प्रांत सरकारों में क्या कर दिया, बदल दिया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया, ठीक है भाई, स्थानांतरित कर दिया। यानी कि जितने भी हमारे स्थानीय प्रशासन के भारतीय पंचायत के मामले थे उनको प्रांत सरकारों में स्थानांतरित करने का कार्य किया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज को बल मिला। और फाइनली 1925 में 8 राज्यों में, ठीक है जी, 8 प्रांतों में, 1925 में 8 प्रांतों, और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे 1926 6 देशी रियासत, ठीक है जी, 6 देशी रियासत है और 8 क्या हो जाएंगे, प्रांते, जिसमें पंचायत अधिनियम को पारित किया जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, पंचायत अधिनियम को पारित किया जाता है, पंचायत जो अधिनियम है इसको पारित कर दिया जाता है, ठीक है भाई, पारित कर दिया जाता है। तो समझ गए। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसने स्थानीय प्रशासन के विषय को प्रांत सरकारों में क्या किया, स्थानांतरित कर दिया, यानी कि इनसे ना उनको अपने स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने की क्या मिल चुकी थी, पावर मिल चुकी थी। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई जो ये स्थानीय सरकार है इनके पास क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसी के चलते आगे पहला कदम रखा गया। 1925 में 8 प्रांतों में पंचायत अधिनियम पारित हुआ और 1926 से 6 देशी रियासतों में भी इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है कि जी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
इससे पहले हमने क्या संविधान सभा का गठन कर लिया था और हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय पे अनुच्छेद 40 में क्या रखा गया कि भाई राज्य के जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व रहेंगे, तो राज्य का विधानमंडल का एक कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए, एक पंचायत होनी चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये अनिवार्य रूप से लागू नहीं होंगे। मतलब कि कोई राज्य चाहे तो इसको अपना सकता है, कोई राज्य अगर किसी की मर्जी नहीं है तो वो इसको ना भी अपनाए। तो भाई हुआ क्या था, इस पंचायतों को लेके भरपूर विरोध हुआ जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उस समय पे। और खुद भीमराव अंबेडकर है वो इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, पंचायतों के वो बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। इसीलिए इसको ज्यादा बल ना देते हुए इसको रख दिया कहां पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और अनुच्छेद नंबर 40 में रखा जाता है किसको, तो इसमें भाई पंचायतों को रखा जाता है। ये पंचायतों से संबंधित होगा कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, पंचायतों का गठन होना चाहिए, ठीक है जी। और ये चीज क्या नहीं थी, बाध्यकारी नहीं थी। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आप